नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में वैश्विक निवेश सम्मेलन 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, अगले 10 वर्ष के लिए तय करे प्रदेश अपना एजेंडा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना को बताया एक ऐतिहासिक उपलब्धि। कहा, निकट भविष्य में सीबीडीसी को पूर्ण तौर पर किया जाएगा लॉन्च। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में फूड प्रोसेसिंग यूनिट करेगी मदद। किसानों की आय में होगी वृद्धि। प्रदेश में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और गोला गोकर्णनाथ में कल 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। भाजपा विधायक अरविंद गिरी की मृत्यु होने से सीट हुई थी रिक्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में वैश्विक निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ ही कई व्यावसायिक प्रदर्शनियों और अन्य सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। आयोजित सत्र में जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के दौर में दुनिया भर के अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को राइट स्पॉट बता रहे हैं। ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं, उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में आए निवेशकों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत में निवेश का मतलब एक बेहतर दुनिया के लिए निवेश करना है। इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन सेफर प्लैनेट। आइए हम मिलकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े सुधारों, बड़े बुनियादी ढांचों और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की बदौलत ही नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। नए भारत का निर्माण बोल्ड रिफॉर्म्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्फीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक ओर कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है और दूसरी ओर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसका लक्ष्य भारत को दुनिया में नंबर 1 और हिमाचल को देश में प्रथम बनाना है। अमित शाह ने कहा कि सभी चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल राम मंदिर, बद्री विशाल, केदार धाम, उज्जैन के अंदर महाकाल, गुजरात के अंदर सोमनाथ और विंध्यवासिनी के भी तीर्थ स्थानों को एक अलग गौरव बख्शने का काम किया, उसका पुनः निर्माण करने का काम किया। आज बाबा विश्वनाथ का दरबार देखकर आइए, औरंगजेब ने तोड़ा तब से आज तक बाबा का अभिषेक करने के लिए 14 किलोमीटर गंगा जल लेकर घूम कर जाना पड़ता था। आज मां गंगा में डुबकी लगा दीजिए, अब पानी शुद्ध हो गया है और वहीं से जल लेकर 10 मिनट में पैदल नंगे पैर आप बाबा विश्वनाथ पर अभिषेक कर सकते हैं। गुजरात के मोरबी पुल दुर्घटना के मृतकों के सम्मान में आयोजित एक दिवसीय राज्यव्यापी शोक मनाया जा रहा है। प्रार्थना सभाएं आयोजित कर इस हादसे के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्य के सहकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उद्योग संगठन फिक्की और बैंकिंग संगठन IVA की ओर से आयोजित सालाना बैंकिंग सम्मेलन FIBAC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि निकट भविष्य में CBDC को पूर्ण तौर पर लॉन्च किया जाएगा। Going forward, it will be a landmark moment. It will be a landmark achievement so far as the functioning of the entire economy is concerned. So in that sense also, it's going to be a major transformation of the way business is done, the way transactions are conducted. And the Reserve Bank is among the very few central banks in the world which have taken this initiative. समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज बरेली में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की संगठनात्मक योजना बनाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से पहले के काम और चुनाव के बाद के सभी काम कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं लखीमपुर खीरी के गोला में होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें अपराधियों को बचाने का काम करती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपराध को मिटाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सहज पराजय स्वीकारने तैयार नहीं है। वो 4 चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 2, लेकिन उन सारे विषयों पर आकलन नहीं करेंगे। घर परिवार, पार्टी, गठबंधन, इन सारे विषयों पर वो नहीं सोचे। पहले वो EVM पे आरोप लगाते थे कि साहब EVM में गड़बड़ हो गई। अब कहीं ना कहीं चुनाव में पराजय उनकी सुनिश्चित है और इसका आभास उन्हें भी है।
कल गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। 3,91,000 से अधिक मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए 1,944 मतदान कर्मी, 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल, 5 कंपनी पीएससी समेत स्थानीय पुलिस और होमगार्ड लगाए गए हैं। 7 प्रत्याशी उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मथुरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि ब्रिज उत्सव की भूमि है और ये सौभाग्य की बात है कि हस्तशिल्प की प्रदर्शनी यहाँ लगी है। प्रदेश के हुनर को यहाँ प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मथुरा बदल रहा है। पर्यटन के अवसर बढ़े हैं। नृत्य संगीत से लेकर घूमने और व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए कई स्थान उपलब्ध हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है और छोटे छोटे कारीगरों को भी इसका लाभ होता है। ब्रज भाषा, ब्रज की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो हमारी विधाएं लुप्त होती जा रही थी, उन विधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये उत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आज से 4 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित मेला लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की उपज को फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना है। इसमें उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, दुग्ध उत्पादन, बागवानी समेत कई विभाग सामूहिक काम कर रहे हैं। इन उद्योगों के फलने फूलने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है इस प्रदेश के लिए, हमारे किसानों के लिए, आने वाले नए उद्यमियों के लिए। आज की तारीख में एक ही अम्ब्रेला के नीचे बहुत दूर दूर से विशेषज्ञ कैसे हम अपने टमाटर को बचाएं, कैसे आलू को बचाएं, कैसे स्टोर करें, क्या क्या उसको यूज कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें इसमें लगेंगी, उसके मशीन बेचने वाले, उसके मशीन को बताने वाले, बैंक कैसे हम लोन देंगे, वो सारी सरकारी संस्थाएँ जो इस काम को प्रमोट करने के लिए तैयार है। आईए ने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया है और ये अपेक्षा की है कि आज का ये दिन इतिहास में लिखा जाए ताकि हम बहुत सारे नए उद्यमों को इसमें जोड़ सकें। आने वाले हमारी नई पीढ़ी इससे जुड़े और आगे बढ़े और इस प्रदेश की तरक्की में योगदान दें। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, वो आज लेके आई है इंडिया फूड एक्सपो। इंडिया फूड एक्सपो में एग्जीबिशन हो रही है 3 दिन की, 2, 3, 4, और साथ ही साथ हमारा उद्यमी महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें कि हम एक रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 2027 का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रदेश का लक्ष्य पूरा करने का सहयोग कर सकती है। जौनपुर में होने वाले 2 दिवसीय बदलापुर महोत्सव के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों की तारीफ की। महोत्सव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 251 जोड़ों की शादी होनी थी, जबकि जोड़ों की संख्या बढ़कर अब 381 हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में गरीब कन्याओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, वहां विकास होना स्वाभाविक है। राज्यपाल ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मानव समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और राज्य मंत्री गिरीश यादव बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इसके पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महोत्सव में पहुंचकर सभी जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि शायद शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे बताने के लिए कि कितना अच्छा लगा है। मैं बहुत खुश हूं। ये कौन बच्चे हैं जिनकी शादियां हुई हैं भाई? इनमें ज्यादातर वो होंगे जिनके परिवार सक्षम नहीं। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी, हमारे मंत्री जी जो हैं समाज कल्याण के, और माननीय विधायक जी और सबको
मेरी तो तबीयत खुश हो गई पता चल के कि ये इस तरह का कार्यक्रम, जब ये चेतना पैदा हुई है कि हम अपने इन बच्चियों की शादियां कराएं अच्छी तरह, तो ये कैसे संभव है कि आम लोगों के लिए विकास के काम पीछे रह जाएंगे। उसके लिए यहाँ चेतना नजर आ रही है। खास बात ये काम हुए हैं। शामली जनपद में संचारी रोग डेंगू मलेरिया बुखार के मरीजों में वृद्धि हो रही है। डेंगू का प्रकोप बढ़ने पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए विशेष पहल की है। इसके लिए अस्पतालों में डेंगू वार्ड स्थापित कराए गए हैं। इसके साथ ही लगातार गांव-गांव पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव और लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम जसजीत कौर ने जिला मलेरिया अधिकारी को प्रतिदिन स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मलेरिया निरीक्षकों को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें। मलेरिया, डेंगू आदि संचारी रोगों के रोकथाम के लिए बेहतर तरीके से कार्य किया जाए। लगातार संचारी रोगों में वृद्धि हो रही है इस समय, क्योंकि मौसम ऐसा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया जैसे केसेस राइज हो रहे हैं। हम लोगों ने एक इसमें स्ट्रेटजी बनाई है जहां पर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे बुखार के केसेस ही क्यों ना हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत पहुंचती है, वहां पर सिम्टोमेटिक लोगों के सैंपल लेती है और वहां पर दवाइयों का वितरण भी कर रही है। कई गांव हमने इस प्रकार से कवर किए हैं। इस समय पर 29 एक्टिव केसेस हमारे डेंगू के चल रहे हैं और केसेस अभी बढ़ने की संभावना है, इसलिए जागरूकता का अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। हमारे नगर पालिका क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग, सैनिटाइजेशन का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। एक क्लास हर रोज होती है पराली प्रबंधन के नाम पर। जनपद उन्नाव हसनगंज के नेवल गांव की शिक्षिका प्रीति भारती हर रोज छात्रों को उनके सिलेबस के अतिरिक्त आजकल पराली ना जलाने का पाठ पढ़ा रही हैं। साथ ही धान की पराली का बेहतर प्रबंधन कैसे हो ये भी बता रही हैं। धान की फसल की कटाई अपने अंतिम चरण में है, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए निगरानी और जागरूकता बेहद जरूरी है, जिसके चलते इस प्राथमिक विद्यालय के बच्चे गाँव में जागरूकता रैली निकालकर अपने मम्मी पापा को समझा रहे हैं। टीचर का कहना है कि पर्यावरण दूषित होने से श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसके लिए पर्यावरण दूषित होने से बचाने के लिए हर किसी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सभी को पराली ना जलाने के लिए जागरूक करना चाहिए। ब्लॉक हसनगंज में संचालित सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पराली से फैलने वाले अत्यधिक प्रदूषण और विषैली गैसों के दुष्परिणाम की जानकारी दी जा रही है और बच्चे अपने अभिभावक को जाके इसे अवगत करा रहे हैं और हम सभी लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि पराली न जलाई जाए, उस पराली को अन्यत्र किसी खाद या और कार्यों में उसका उपयोग किया जाए। सीतापुर जिले में बस स्टैंड चौराहे पर जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने सड़क सुरक्षा जागरूकता चौपाल लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में जागरूक कराना है, जिससे लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि लोग अपनी गाड़ियों को बेवजह सड़क पर खड़ी न करें तथा अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही लगाएं। यदि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ठंड के समय सभी ट्रॉलियों एवं अन्य सामान ढोने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगाए जाएं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने कहा कि निरंतर हेलमेट पहनकर चलें। कोई भी व्यक्ति पुलिस के डर से हेलमेट का प्रयोग ना करे, बल्कि हेलमेट सीट बेल्ट को अपनी आदत में बनाए। आगरा में हवा में बढ़ते धूल धुएं ने सांस, दमा और टीबी के मरीजों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालात में सुधार न होने पर मरीजों की भर्ती करनी पड़ रही है। बीते 7 दिन में एसएन मेडिकल कॉलेज के क्षय रोग विभाग में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। वार्ड फुल हो गया है। मौसम में नमी होने से धूल धुएं के अति सूक्ष्म कण वायुमंडल के निचले स्तर पर आ गए हैं। इससे सामान्य लोगों को भी परेशानी हो रही है।
शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से अस्पतालों में टीबी और चेस्ट इन्फेक्टेड मरीज बढ़े हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के टीबी और चेस्ट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र विक्रम ने बताया कि दिवाली के बाद तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ा और मौसम भी बदला है, जिस वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के न्यूरो साइंस सेंटर में ब्रेन स्ट्रोक यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस स्ट्रोक यूनिट में ब्रेन स्ट्रोक पीड़ितों को इलाज मिल सकेगा। GSVM मेडिकल कॉलेज का न्यूरोलॉजी विभाग की स्ट्रोक यूनिट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसंधान परियोजना में शामिल किया गया है। मेडिकल कॉलेज के न्यूरो साइंस सेंटर में ब्रेन स्ट्रोक यूनिट हो जाने से यहां पर आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रोक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। इसमें हम लोगों ने अभी एक 6 बेड का स्ट्रोक SGU का को नया बनाया है अभी, और इसमें जो है जितने भी पेशेंट जो स्ट्रोक के साथ आएंगे उनका जो इलाज है वो बिल्कुल ट्रेंड नर्सेस, डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाएगा। इस तरह की स्ट्रोक यूनिट्स हमारे देश में बहुत कम जगह इस्टेब्लिश है, और साथ में ही अगर हमें किसी और विभाग के डॉक्टर की ज़रूरत है, जैसे कि न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, तो वो वहीं पे उपलब्ध होंगे। और अब यहाँ पे हम लोग थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी का भी इंतजाम हम लोगों ने किया है, जो कि जो पेशेंट हमारे पास 3.5 घंटे 4 घंटे से पहले आएंगे उसको वो हम लोग देंगे। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखकर फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। डेंगू के मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय से लेकर CHC तक अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें डेंगू के मरीजों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डेंगू से बचाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिससे मरीजों को कोई समस्या न हो। हमारे ज़िले में फतेहपुर में डेंगू की स्थिति और जनपदों से बहुत अच्छी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हाँ कंट्रोल में है। अभी तक 1 जनवरी 2022 से अब तक टोटल 25 केसेस हमारे यहाँ निकले हैं। उसमें कोई डेथ नहीं, भर्ती हुए थे, इलाज होकर ठीक हो गए। सभी PSC पर और जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं हमारे यहाँ उस पर डेंगू किट उपलब्ध है। और मेन जो ट्रीटमेंट डेंगू का है वो रिहाइड्रेशन है, मतलब पानी की शरीर में कमी ना हो, तो उसके लिए ORS हर स्तर पर उपलब्ध। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अलीगढ़ के AMU में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में बच्चों को 29 तरह की बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। गरीब बच्चों को मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे बच्चों को जन्मजात विकृतियों से छुटकारा मिल सकेगा। इसमें दिल में छेद, कटे फिटे होठ, अंधेपन व बहरेपन का इलाज किया जा रहा है। DIC सेंटर खुलने से ज्यादा गरीब परिवारों के बच्चों को लाभ मिल रहा है। DIC में अब तक 10,300 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें 1,000 बच्चों के दिल में छेद का इलाज निःशुल्क हो चुका है। साथ ही 2400 बच्चों का निःशुल्क इलाज हो चुका है। इन बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। स्कीम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो NHM की फंडेड स्कीम है, जो बहुत ही अच्छी योजना सरकार की तरफ चल रही है, जिसमें गरीब मरीजों का जिनका कोई इलाज मुमकिन नहीं था वो हो पा रहा है। सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, और इसमें हमने तकरीबन 2450 से ज़्यादा बच्चों को रजिस्टर कर लिया है, हार्ट डिजीज़ के बच्चे, और जिनमें से हमने तकरीबन 1002 बच्चों को 31 अक्टूबर तक ऑपरेशन कर दिया है। हमारे यहाँ तकरीबन 75 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आ चुके हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं इस स्कीम के द्वारा। जी, मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट ग्राम तिनवारी का रहने वाला हूँ। हमारी बच्ची पहले अचानक रोती थी और आंखें पलटा देती थी। हम अपने क्षेत्र पे इलाज कराया, प्राइवेट भी कराया, सरकारी पे जब गए जांच कराया तो वहाँ पे हमको ये पता चला कि दिल पे छेद है। इसके बाद हम फिर घूमते रहे, टहलते रहे। इसके बाद हमको ये जानकारी मिली अपने सरकारी अस्पताल से कि RBS की टीम देखा, फिर उन्होंने हमको भिजवाया कि अलीगढ़ आप चले जाइए, वहाँ पे आपका निःशुल्क इलाज होगा। और यहाँ की टीम हमारी जो यहाँ के जो भी टीम है अलीगढ़ की,
उन्होंने भरपूर हमारी बच्ची को इलाज करके स्वस्थ। अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। इस बीच पर बड़ी संख्या में सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। नागेश्वर नाथ महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने मेले में 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया है। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जय घोष, महिलाओं के परंपरागत गीत और संत महंत साधुओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजयमान हो रहे हैं। प्रशासन क्लोज सर्किट कैमरे के साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है। इसको अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन की परिक्रमा जो होती है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि कभी क्षय न होने वाला यह कार्य जो परिक्रमा किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता। और इसमें मंत्र है, यानि कानि च पापानि जन्मंत्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु परिदक्षिणे पदे पदे। जो भी हमने प्रायश्चित किया है जन्म जन्मांतर से, एक एक कदम परिक्रमा के लिए चलने से वह सब के सब नष्ट हो जाते हैं। 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक मेला ये जनपद अयोध्या में प्रारंभ है और इसमें लाखों की लाख संख्या में श्रद्धालु जो है इस यात्रा को, पद यात्रा को कर रहे हैं। पूरे जो यात्रा है इसको 14 कोसी परिक्रमा है, इसको 5 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। हम अपने बच्चों के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी कोई ख्वाहिश उन लोग की पूरी हो, जो भी मानता उन लोग की पूरी हो, इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं, पूरी भी होती है। परिक्रमा हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे सनातन बताते चले आ रहे हैं कि शंकर भगवान के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। उन्होंने अपने माता पिता का परिक्रमा किया था। उसी भाव से हमारे श्री रामचंद्र पूरे भारत का परिक्रमा किया, उसी भाव से हम लोग परिक्रमा करते हैं। जय श्री रामचंद्र की, जय श्री बजरंगबली भगवान की। ललितपुर जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में चित्रकार ओपी बिरथरे की चित्रकला प्रदर्शनी महोत्सव का समापन हो गया। 38 साल बाद लगी बुंदेली संस्कृति की विभिन्न विधाओं एवं लोक संस्कृतियों की इस चित्रकला प्रदर्शनी 100 से अधिक पेंटिंग को देखने के लिए भारी संख्या में स्कूली बच्चों सहित कलाकार पहुंचे। चित्रकला प्रदर्शनी में ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग से बनाए गए बुंदेलखंड के विभिन्न तीज त्योहारों और रीति रिवाजों को आगामी पीढ़ी के युवाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्रकला महोत्सव में दिवाली नौरता, भौजी चला दिया घर आए, पधारो जी हमारे ललितपुर में, मैं झांसी नहीं दूंगी, सुमती, बुंदेली बाला जैसी अनेकों पेंटिंग्स कला प्रेमियों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। उन फोटोओं में ऐसा आकर्षण है कि उसको देखते देखते ऐसे लगता है कि जे इनको हंसी आ रही है तो हम भी हंसने लगते हैं। और ऐसी हंसी के चित्र बनाना और पुराने नेताओं के चित्र बनाना, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, गांधी जी हों, महारानी लक्ष्मीबाई हों, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह जी हों, ऐसे चित्र बनाए हैं। और जो घर परिवार के आंगन में जो बच्चे और महिलाएं और पुरुष सब मिलजुल करके एक साथ भोजन करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं। मैंने इसमें टेक्सचर विद ऑयल का पेंटिंग का एक्सपेरिमेंट किया है, जो पेंटिंग का नाम है मेरा चिंतन। और यहाँ पे बहुत सारी विधाओं पे पेंटिंग बनाई गई है। लैंडस्केप भी है, यहाँ पर पोर्ट्रेट है, बुंदेली आर्ट है, साइकोलॉजिकल भी बनाई गई है, अपनी पौराणिक कथाओं को लेके भी बनाई गई है, चितेरी आर्ट भी है यहाँ पे और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी है। इस स्थान पे जो भी पेंटिंग है वो सभी पेंटिंगों का समागम है यहाँ पे। और ये हमारे ललितपुर के लिए बहुत बड़ा गर्व का समय है कि इतनी बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई गई। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में वैश्विक निवेश सम्मेलन 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, अगले 10 वर्ष के लिए तय करे प्रदेश अपना एजेंडा।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना को बताया कि ऐतिहासिक उपलब्धि कहा निकट भविष्य में सीबीडीसी को पूर्ण तौर पर किया जाएगा लॉन्च। और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में फूड प्रोसेसिंग यूनिट करेगी मदद। किसानों की आय में होगी वृद्धि, प्रदेश में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और वहीं गोला गोकर्णनाथ में कल 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। भाजपा विधायक अरविंद गिरी की मृत्यु होने से सीट हुई थी रिक्त। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।